214 जो कहता है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 214 में किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में 1861 में 1861 में आया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, और इसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के ही तहत हमारे देश में सबसे पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट्स, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय आप जानते ही हैं कैलकाटा हाई कोर्ट, लेकिन इसी वर्ष मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद 1866 में 1866 में देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट का गठन किया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, विच इज हाई कोर्ट फॉर उत्तर प्रदेश। यह हमारे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और सबसे कम सिक्किम हाई कोर्ट यानी कि गैंगटॉक हाई कोर्ट में। वर्तमान में हमारे देश में अब हाई कोर्ट्स की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है क्योंकि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के लिए सेपरेट हाई कोर्ट का गठन किया जा चुका है, दैट इज अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती उच्च न्यायालय। आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 215 उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय होगा ऐसा प्रावधान करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उच्च न्यायालयों में भी जितने मामले आज तक हुए हैं वो सारे के सारे संरक्षित रखे गए हैं, इसीलिए इसको एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स या अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है। आर्टिकल 216 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालयों का गठन। तो आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बने होते हैं। आर्टिकल 217 में है अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एंड हिज टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आप जानते हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों चाहे हाई कोर्ट के जजेस, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। और उसके पद की शर्तें एंड हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट आर्टिकल 218 एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट। अनुच्छेद 218 प्रावधान करता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। आर्टिकल 219 में है ओथ और अफर्मेशन बाय द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, भाई नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ दिलवाने का काम करता है उस राज्य का राज्यपाल, गवर्नर। आर्टिकल 219 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल 220 में है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीगल प्रैक्टिस आफ्टर केसिंग या सीजिंग टू बी परमानेंट जजेस। स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवस्था पर निर्बंधन। कहने का मतलब अगर कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो रिटायर होने के बाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर सकता है। उसके अलावा वो भारत के किसी अन्य न्यायालय में कभी भी वकालत नहीं कर सकेगा। आर्टिकल 221 में अबाउट सैलरीज ऑफ जजेस एटसेट्रा। अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतःहरण यानी कि स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर। इसके बाद आर्टिकल 223 में है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 के तहत। अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट विल होल्ड हिज ड्यूटीज। तो उच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसका कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। अनुच्छेद 224 के तहत अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में भी बात की थी इसके बारे में। आर्टिकल 224A
अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस टू दी सिटिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। अनुच्छेद 224 का प्रावधान करता है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होने की, सेवानिवृत्त होने की आयु 65 वर्ष है, हाई कोर्ट में 62 वर्ष है और डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट में ये 60 वर्ष है। याद रखेंगे 65, 62 और 60। आर्टिकल 225 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स, विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के विषय में प्रावधान 225 में किए गए हैं। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आर्टिकल 32 जैसा दूसरा आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट रिलीज करने की शक्ति मिली है और आर्टिकल 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स। अनुच्छेद 226 के तहत कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान आर्टिकल 226 में किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 226 ए, constitutional validity of central acts not to be considered in proceedings under article 226। अनुच्छेद 226 का हुआ करता था जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं का प्रावधान करता था, लेकिन इसे निरस्त किया जा चुका है, इसे अब सस्पेंड किया जा चुका है। इसके बाद आर्टिकल 227 प्रोविजन करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स। 227 सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान। आर्टिकल 228 ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। इसके बाद आर्टिकल 228 ए जो कि अब एबोलिस्ट है, जो कि अब निरस्त किया जा चुका है। इसमें था राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के लिए निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, अब इसे हटा दिया गया है। आर्टिकल 229 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय यानी कि खर्चे। एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 230 ये प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई? बिल्कुल किया जा सकता है। आप जानते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है, लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन चंडीगढ़ पर भी लागू होता है, जो कि एक संघ शासित क्षेत्र है। बॉम्बे हाई कोर्ट से जुडिशरी महाराष्ट्र और गोवा की चलती है, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव की जुडिशरी भी कहां से चल रही होती है? बॉम्बे हाई कोर्ट से चल रही होती है। आर्टिकल 231 एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ सिंगल हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। जहां एक तरफ आर्टिकल 214 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, वहीं अनुच्छेद 231 ऐसा भी कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद आर्टिकल 232 में थी इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया, दैट हैज बीन रिपील्ड नाउ। इसके बाद आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। वो न्यायालय जो उच्च न्यायालयों के अधीन कार्य करते हैं उन्हीं को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 233 में है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसके द्वारा ये की जाती है? बाय गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जजेस की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जब एक न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करता है या सिविल केसेस की सुनवाई करता है वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, और जब वो आपराधिक मामलों या फौजदारी के मामलों की सुनवाई करता है तो वो सेशन जज कहलाता है। आर्टिकल 233 ए वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड ऑफ डिसीजंस मेड बाय देम एटसेट्रा। अनुच्छेद 233 ए के तहत कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदियों का विधि मान्यकरण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल
34 234 रिक्रूटमेंट ऑफ पर्संस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू दी जुडिशियल सर्विस। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती आप जानते हैं किसके द्वारा की जाएगी? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है जरूर पढ़ेंगे क्योंकि हमें सारे आर्टिकल्स यहां पर डिस्कस करने हैं। राज्य लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आर्टिकल 236 इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन। और लास्ट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 237 एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लासेस और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना का प्रावधान आर्टिकल 237 के तहत किया गया है। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि भाग 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसे हटाया जा चुका है। और आप जानते हैं दैट इज स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य। यही हमारे संविधान का भाग 7 हुआ करता था जिसको निरस्त कर दिया गया है, दैट हैज बीन रिपील्ड नाउ। इसमें एक आर्टिकल हुआ करता था आर्टिकल 238 जिसमें था राज्य के भाग 7 के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना। इसे निरस्त कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। इसका मतलब इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्रों के बारे में क्या प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। जी, तो हम पहुंच चुके हैं संविधान के भाग 8 पर। और संविधान के भाग 8 में पार्ट 8 में प्रोविजन किया गया है अबाउट यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्रों के विषय में। और आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक ही प्रोविजंस किए गए हैं यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्रों के विषय में। तो चलिए जानते हैं संविधान का भाग 8 यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में। सबसे पहला आर्टिकल होता है आर्टिकल 239 अनुच्छेद 239 जिसमें है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज या संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। यह आर्टिकल कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, जिसके लिए वह प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल की नियुक्ति करेगा। यानी कि संघ शासित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो चलाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं संघ के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और संघ शासित का मतलब ही क्या है? जिन क्षेत्रों में संघ का शासन चलता है वही संघ शासित क्षेत्र कहलाते हैं, यानी कि रूल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आर्टिकल 239A कहता है क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। यानी कि अनुच्छेद 239 का जिसे बाद में ऐड किया गया कुछ राज्य क्षेत्रों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन करने का प्रावधान। और आप जानते हैं कि हमारी यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी या पौंडीचेरी भी वो संघ शासित क्षेत्र है जहां पर विधानसभा भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी। और साथ में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए भी 70 सदस्यों की विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रोविजन किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल 239AA स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिल्ली। अनुच्छेद 239 का क के तहत दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। और आप जानते हैं इसी अनुच्छेद के तहत दिल्ली को एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाती है दिल्ली। इसके बाद आर्टिकल 239AB को जोड़कर
प्रोविजंस इन केसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि 239 का खा के तहत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध किए गए हैं। कहने का मतलब अगर यूनियन टेरिटरीज की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो फिर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहां पर भी विधानसभा को विघटित करके वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 239 बी कहता है पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 239 बी के तहत विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की प्रशासन की शक्ति। आप जानते हैं कि संघ शासित क्षेत्रों में या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स उपराज्यपाल होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रशासक होते हैं। तो जिस तरीके से आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, बिल्कुल वैसे ही अनुच्छेद 239 बी के तहत संघ शासित क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अगर उस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा है और विधानसभा में कोई भी सेशन नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 240 में है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। कहने का मतलब कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, क्योंकि आप जानते हैं ये संघ शासित प्रदेश होता है और यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। इसके बाद इसमें आखिरी आर्टिकल होता है आर्टिकल 241 अनुच्छेद 241 जो प्रोविजन करता है प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय यानी कि एक हाईकोर्ट का, और ये कहता है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच यूनियन टेरिटरी। प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें केवल अब 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास अपने सेपरेट हाई कोर्ट्स हैं। एक तो दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय, और दूसरा जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पास श्रीनगर हाई कोर्ट है। बाकी यूनियन टेरिटरीज की जो जुडिशरी है वो अन्य राज्यों की ही हाई कोर्ट से चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जुडिशरी चलती है कैलकाटा हाई कोर्ट से, पुडुचेरी की जुडिशरी चलती है मद्रास हाई कोर्ट से, लक्षद्वीप की जुडिशरी चलती है कोची केरल हाई कोर्ट से, दादरा नगर हवेली दमन दीव की जुडिशरी चलती है बॉम्बे हाई कोर्ट से, चंडीगढ़ की जुडिशरी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से चलती है, लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों की जुडिशरी श्रीनगर हाई कोर्ट से चलती है, और दिल्ली के पास अपना सेपरेट हाई कोर्ट है दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसके बाद आर्टिकल 242 जिसके अंतर्गत कुर्ग दिया गया था, इसको रिपील्ड कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। कहने का मतलब अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप जानते हैं संविधान के भाग 8 के बाद आता है लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें स्थानीय लोगों की भी भागीदारी होती है। उसी को हम लोकल गवर्नेंस या स्थानीय स्वशासन कहते हैं, जिसके